नमस्कार, मैं मणिंदर सिंह। स्वागत है आपका इस चैनल में। मेरे इस चैनल पर जो सामग्री उपलब्ध है वह आपकी तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। तो इसके लिए मेरी वीडियो को देखें, उसे लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमने अपने पिछले वीडियो में हिंदी साहित्य के काल विभाजन के बारे में बताया था आपको। उसमें जो हमने जो 3 भाग बताए थे आपको, उसमें बांटा था। तो आदिकाल था, मध्यकाल था, आधुनिक काल था। आदिकाल जिसे वीरगाथा काल नाम दिया गया था। मध्यकाल जिसे 2 भागों में बांटा गया था, पूर्व और उत्तर। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा गया और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा गया। तो इसका अगला है वह आधुनिक काल है, जिसका समय शुरू होता है 1900 विक्रमी संवत से, जो अभी तक चला आ रहा है। इस विक्रमी संवत को ईस्वी सन में बदलने के लिए मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आप उसे कैसे बदलते हैं। अगर उसमें ईस्वी सन में जाते हैं तो इसका समय आता है 1843 से अब तक। तो इस आधुनिक काल का जो गद्यकाल नाम दिया गया है, नाम से स्पष्ट होता है, क्योंकि इस युग में गद्य से संबंधित अधिकांश रचनाएं हुई हैं और शुक्ल जी ने प्रवृत्तियों के आधार पर इसका नामकरण किया है। तो यह आता है गद्यकाल ही। इसमें गद्य की जितनी सारी विधाएं थीं, जैसे कि नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी, रेखाचित्र, यात्रा, साहित्य, डायरी, रिपोर्टाज, संस्मरण, ये सभी चीज़ें इसी युग की देन है। अगर इसके नाम की बात करें तो आधुनिक काल और गद्य काल किन किन लोगों ने नाम दिया है, उन विद्वानों पे चर्चा कर लेते हैं। तो आधुनिक काल को आधुनिक काल ही रहने देने वाले कौन है, या आधुनिक काल को आधुनिक काल ही कहने वाले हैं, गणपति चंद्र गुप्त जी हैं, राम कुमार वर्मा जी हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने इसे आधुनिक काल ही बस कहा है। जबकि इसे गद्य काल कहने के पक्षधर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। इसके बाद आता है मिश्र बंधुओं ने, मिश्र बंधु विनोद में इसे वर्तमान काल की संज्ञा दी है और श्याम सुंदर दास जी ने इसे नवीन विकास युग की संज्ञा दी है। अगर इस गद्य काल की बात करें तो हमने आपको बताया कि इस युग में गद्य लिखे गए, इसलिए गद्य काल नाम दिया गया। लेकिन इसमें यहाँ पे गद्य की बात कहने से स्पष्ट ये होता है कि गद्य अर्थात खड़ी बोली हिंदी। हालांकि हिंदी की अगर बात करें तो इससे पहले भी गद्य लिखे गए थे, जैसे कि जो सारे वार्ता साहित्य आते हैं, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, अष्टयाम जो आता है नावादास का, भाषा युग वशिष्ठ निरंजनी जी का है, फिर चंद्र छंद वर्णन की महिमा कविगंग का है। ये सारे भी जो है वह गद्य पुस्तक ही हैं। तो इसकी जो प्रवृत्ति बहुत पुरानी रही है गद्य लिखने की। हाँ, उस वक्त जो है पद्य अधिकांश लिखे गए थे, गद्य उपेक्षित हो गया था। गद्य काल में यही उल्टा हो गया, यहाँ पर गद्य प्रमुख आ गए और थोड़ा सा पद्य जो है वह बराबरी का टक्कर देने लगा। अगर इस आधुनिक काल में हिंदी के विकास की अगर बात करें, खड़ी बोली के विकास की बात करें, तो इसमें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसके क्षेत्र में। अगर एक संस्था की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है फोर्ट विलियम कॉलेज, जो कलकत्ता की एक संस्था थी, जिसका उदय 1800 ईस्वी में हुआ था। इसने भी हिंदी साहित्य के या हिंदी भाषा के विकास के लिए बहुत कुछ प्रयास किए हैं, बहुत इनका योगदान रहा है। अगर व्यक्तियों की उसमें बात करें तो लल्लू लाल जी का प्रमुखता से नाम आता है, जिन्होंने प्रेम सागर लिखा है। सदल मिश्र जी हैं, नासिकेतो पाख्यान इन्होंने लिखा है। सदासुख लाल जी ने सुख सागर लिखा है और इंसाअल्लाह खान जिन्होंने रानी केती की कहानी लिखी है। ये सारी यह खड़ी बोली में लिखी गई हैं और इन सभी लोगों ने इसके विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगर इसकी प्रमुख आधुनिक काल के भी प्रमुख विभाजन की बात करें, किन किन बिंदुओं में बांटा गया है, तो उसमें सबसे पहले आते हैं भारतेंदु युग, जिसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है और इसका समय है 1843 से
ईस्वी। अभी तक आपको विक्रमी संवत के रूप में समय दिया जा रहा था, अब यहाँ पर ईस्वी सन में आपको मिल जाता है। यह जरूर ध्यान दीजिएगा काल विभाजन के समय कि जो विक्रमी संवत है और ईस्वी सन में अंतर देख करके ही आप उत्तर देखें, अन्यथा थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। फिर भारतीय युग की बात करें तो अभी तक देखिए जितने सारे युग के नामकरण आए हैं वह प्रवृत्तियों के आधार पर रहे हैं। उस युग में प्रवृत्तियां प्रमुख रही हैं, इसलिए प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर उसका नामकरण किया गया है। और चाहे वीरगाथा काल हो, भक्ति काल हो, रीति काल हो, गद्य काल हो। लेकिन यहाँ पर जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर, एक व्यक्ति के नाम पर इस युग का नामकरण किया गया है। जो जिस युग में महत्वपूर्ण होता है उसी के आधार पर उस युग का नामकरण कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी प्रमुख रहे हैं। यह अनुदित और मौलिक दोनों नाटक के तहत यहाँ पर आए थे। अब ये मौलिक और अनुदित क्या है? मौलिक अर्थात जो इन्होंने लिखा, स्वयं लिखा, और अनुदित जो बांग्ला या पाश्चात्य साहित्य से अनुवाद के द्वारा लाया गया। तो उस वक्त हिंदी का बहुत ज़्यादा व्यापक प्रचार प्रसार नहीं था, इसलिए बहुत हिंदी में लिखे भी नहीं गए थे ज़्यादा। इसलिए दूसरे क्षेत्रों के जैसे पाश्चात्य या बांग्ला के उनके उपन्यासों और कहानियों का अनुवाद यहाँ पर हिंदी क्षेत्रों में लाया गया था। इसमें जो प्रमुख नाम आता है वो भारतेंदु मंडल आता है। इसके लेखकों को इस भारतेंदु मंडल के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था। इसमें बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी थे, ठाकुर जगमोहन सिंह भी थे, श्यामा स्वप्न के लेखक, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, प्रताप नारायण मिश्र जी थे। ये भारतेंदु मंडल के अंतर्गत आते हैं। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें, प्रवृत्तियों की बात करें, तो इसमें आपको मिलता है राष्ट्र प्रेम। सबसे पहले इसकी प्रमुख विशेषता, इसमें चूंकि अंग्रेजों का समय था, आज़ादी चाहिए थी उस वक्त, उसमें खूब सारे क्रांति वगैरह हुए थे और वही प्रयास भी चल रहा था। तो यहाँ पर अगर बात करें तो एक राष्ट्र प्रेम की भावना उनकी रचनाओं में दिखती है, चाहे वो अंधेर नगरी हो। तो इसमें राष्ट्र प्रेम मिलता है, भक्ति भाव, जैसा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद एक पुष्टिमार्गी दीक्षित कवि थे, इन्होंने भक्ति संबंधित पद भी लिखे हैं। इसकी जो प्रमुख विशेषता आती है वह एक समस्या पूर्ति आती है। समस्या पूर्ति क्या है? पपीहा पूछिए पीव कहाँ है, ये जो है ये समस्या पूर्ति कहलाती है। इसमें होता था कि कुछ लोग मंच पर आते थे, उनके सामने एक पंक्ति रखी जाती थी कि इस पंक्ति को आप पूरा कर दीजिए। ऐसे प्रताप नारायण मिश्र के सामने एक पंक्ति रख दी गई थी, पपीहा पूछिए पीव कहाँ है। इस आधार पर उन्हें कविता करनी थी। तो इसी पंक्ति को लेकर के, और वो पंक्ति जो है उस कविता के अंत में आनी चाहिए होती है। तो प्रताप नारायण जी ने एक पूरी कविता की और अंत में यह पंक्ति आ गई थी, पपीहा पूछिए पीव कहाँ है। तो एक है ये, इसको समस्या पूर्ति कहा जाता है। उस समस्या का निराकरण ला दिया जाता है, उसकी पूर्ति की जाती थी। उनकी रचनाओं में समाज की जो दुर्दशा है, जैसे कि आप अंधेर नगरी में ही देख सकते हैं, समाज की दुर्दशा का उसमें चित्रण मिलता है। अंग्रेजी शासन के उपरांत जो अत्याचार होते थे उसका यहाँ पे वर्णन मिलता है। श्रृंगारिकता इसमें मिलती है, प्रकृति चित्रण का उल्लेख इसमें मिलता है। और सबसे बड़ी इसकी विशेषता है कि अभी तक जो कविता की भाषा थी, काव्य की भाषा थी, वह यहाँ तक भी आ गई थी, और वह थी ब्रज भाषा। इसके बाद जो दूसरा आता है द्विवेदी युग। इसका जो नामकरण हुआ था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ था, जिसे जागरण सुधार काल कहा गया। इसका समय था 1900 से 1918 तक। सुधार काल से ही समझ में आ जाता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें सुधार की गई थी। बहुत सारे नियम बनाए गए थे कि ऐसे लिखना चाहिए, वैसे लिखना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और ये सभी नियम बनाए थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। संभवतः यही कारण है कि उन्हें नियमानंद की संज्ञा भी दे दी गई थी।
हालांकि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो प्रमुख नाम लिया जाता है वह सरस्वती पत्रिका के परिप्रेक्ष्य में लिया जाता है, उसके संदर्भ में लिया जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, एक सवाल आता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब ग्रहण किया। अब यहाँ पे सवाल थोड़ा सा समझना चीज है, कब ग्रहण किया, कार्यभार कब ग्रहण किया। इन्होंने शुरू नहीं किया, ग्रहण किया, और ये 1903 में इस सरस्वती पत्रिका से जुड़ गए थे। हालांकि सरस्वती पत्रिका इससे पहले 1900 ईस्वी में ही प्रारंभ हो चुकी थी। श्याम सुंदर दास वगैरह लोग इन्होंने इस पत्रिका को प्रारंभ किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी के इसमें संदर्भ में ये आता है सरस्वती पत्रिका से इनके जुड़ाव के बारे में। इसकी अगर द्विवेदी जी की प्रवृत्तियों की अगर बात करें, इसकी प्रवृत्तियां क्या है, तो लगभग वही प्रवृत्तियां हैं जो भारतीय हिंदू युग की रही हैं। राष्ट्रीयता की भावना इसमें भी मिलती है। आप साकेत वगैरह में देख सकते हैं, इसमें इतिवृत्तात्मकता मिलती है। वह इतिवृत्तात्मकता अर्थात प्रबंधात्मकता, अर्थात एक तरीके से आसान शब्दों में अगर कह लें तो एक कथात्मकता, अर्थात प्रबंधात्मकता में प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य और महाकाव्य, इस तरीके की इसमें रचनाएं हुई। समस्या चित्रण इसमें है, समाज में जो व्याप्त समस्याएं होती थीं उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है। अनुवाद हमने आपको बताया कि जो भारतीय युग में भी था, मौलिक रूप से कम लिखे गए थे और अनुदित ज़्यादा थे, तो यह परंपरा यहाँ पर भी चली आई है। श्रृंगार का जो है यहाँ पर विरोध मिलता है। जो श्रृंगार की भावना जो भारतीय युग में दिखती है, यहाँ पर थोड़ी सी वह संकुचित होती दिखती है। इसकी जो प्रमुख विशेषता है, अगर द्विवेदी युग की बात करें, तो यह है काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रादुर्भाव। अब तक कविता के लिए ब्रज भाषा ही रही है, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में, द्विवेदी युग में ही काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली आ गई। इसके बाद आता है छायावाद युग। छायावाद युग क्या है? जैसे कि नाम से स्पष्ट है, छाया अर्थात वस्तु कहीं और हो, उसकी छाया कहीं और पड़ रही हो, यानी कि बात कुछ और कही जा रही है, अर्थ कुछ और निकल रहा हो, तो यही है छायावाद। और इसको सामान्य भाषा में और बढ़िया से अगर समझ सकते हैं, अगर इसे रहस्यवाद कह दें तो, जो छुपी हुई हो, जो वास्तविक अर्थ है वह दूसरे रूप में सामने आए, तो यही छायावाद युग हुआ। इसे एक और नाम दे दिया गया था, स्वच्छंद धारा भी बाद में ला दी गई थी, जो छायावाद का अंतिम पड़ाव है। यहाँ पर सवाल एक प्रमुख आता है कि छायावाद की समय क्या है। तो छायावाद का समय आता है 1918 से 1936 तक। 1936 अर्थात प्रगतिशील लेखक संघ के उदय तक या उसके ठीक पहले तक छायावाद के अंतर्गत आता है। और इसके प्रमुख नाम में आते हैं 4 स्तंभ। सवाल भी आता है छायावाद के 4 स्तंभ कौन से हैं। तो छायावाद के 4 स्तंभों में 4 लोग नाम आते हैं। जयशंकर प्रसाद मिश्र, जयशंकर प्रसाद मिश्र नहीं है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, आपके सुमितन पंत जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा और वीणा पाड़ी भी उन्हें कहा जाता है, उसकी संज्ञा दी गई है। छायावाद अगर उसकी विशेषता की बात करें तो छायावाद की विशेषता क्या क्या है। इसमें जो है वैयक्तिकता मिलती है, अर्थात मैं की बात की गई है। मैं नीर भरी दुख की बदली, मेरी बात होती है, मैं की बात होती है। यहाँ पे आत्मव्यंजना, सिर्फ मेरी अभिव्यक्तियाँ दिखती है। श्रृंगार निरूपण में अगर इसमें बात करें तो संयोग श्रृंगार भी मिलता है और वियोग श्रृंगार भी इसमें मिलता है। सौंदर्य चित्रण इसमें आपको मिलता है कामायनी में, और उसी में आपको प्रकृति चित्रण भी मिलता है। स्त्री भावना की अगर बात करें तो इसमें नारी तुम केवल श्रद्धाओ कह करके कामायनी में नारी को पूजनीय माना गया है, बताया गया है। इसकी जो प्रमुख पहचान है, विशेषता है, वह रहस्यवाद है। रहस्यवाद जैसे कि आप पंत जी के मौन निमंत्रण पढ़िए
तो उसमें आपको रहस्यवाद दिखता है कि पता नहीं, उन्होंने कहा नक्षत्रों से उस पार बुलाता मुझे कौन, तो वह कौन है कोई नहीं जानता है। एक रहस्यमयी शक्ति है, रहस्यमयी सत्ता है, उसके बारे में यहाँ पर बात कही गई है। राष्ट्रीयता एक भावना इसमें भी है। इसमें आपको जो बताया श्रृंगार के जो दो पक्षों की बात कही गई है, संयोग और वियोग। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार का वर्णन इसमें मिलता है, दुख और वेदना इसमें मिलती है। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी जी, तो वेदना की बात कही गई है। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे इस छायावाद को एक पद्धति के रूप में, एक काव्य शैली के रूप में प्रयोग किया गया है। इसके बाद जो इसका अंतिम समय आता है छायावाद का, इसे आप स्वच्छंदवाद भी कह सकते, थोड़ी बहुत स्वच्छंदवादिता इसमें आ गई है। उसमें आते हैं दिनकर जी, सुभद्रा चौहान जी आते हैं, बच्चन जी आते हैं, नरेंद्र शर्मा, ये लोग स्वच्छंदवादी धारा के कवि माने जाते हैं, जो कि छायावाद के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद आता है छायावाद के बाद का युग, जिसे प्रगतिवाद भी कहा गया है। नाम से स्पष्ट है प्रगतिवाद। इसमें जो है मार्क्सवाद की बात की गई है। जो मार्क्सवाद की विशेषता है वही समझिए कि प्रगतिवाद की भी विशेषता है। इसका समय 1936 से 1943, 36 अर्थात जब प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो गई थी। इसी के प्रमुख कवियों में बात करें तो नागार्जुन जी आते हैं, जिनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। यात्री भी उन्हें कहा जाता था, उपनाम था। मैथिली के बहुत अच्छे कवि माने जाते हैं। त्रिलोचन जी हैं, शिवमंगल सिंह सुमन है, रांगे राघव जी हैं। अगर छायावाद अर्थात प्रगतिवाद की अगर विशेषताओं की बात करें, प्रवृत्तियों की बात करें, तो उसमें आती है मार्क्सवाद प्रमुख रूप से। मार्क्सवाद है क्या? पूंजीपति और सर्वहारा का टक्कर, शोषक शोषित की बात यहाँ पर होती है, तो वही मार्क्सवाद कहलाता है। प्रगतिवाद की विशेषता है, इसमें जो है शोषक वर्ग का अर्थात पूंजीपति वर्ग का विरोध मिलता है, और शोषित वर्ग जो कि सर्वहारा भी कहलाता है, उसका यहाँ पर, उसके लिए यहाँ पर सहानुभूति प्रकट की गई है। इसके लिए यहाँ पे क्रांतिकारी भावना इसमें दिखाई गई है कि सारी चीजें परिवर्तित कर जाए, ये नहीं ऐसा होना चाहिए, पूंजीपति वर्ग को धराशायी कर दिया जाए, अब भी चाहे कुकुरमुत्ता वगैरह हो निराला की, ये सारी प्रगतिवादी रचनाएं ही कहलाती हैं। स्त्री चित्रण इसमें मिलता है। स्त्री चित्रण में क्या है, आप देखेंगे वह तोड़ती पत्थर निराला जी की जो कविता है, उसमें जो इस स्त्री की बात की गई है उसके यथार्थ रूप का चित्रण यहाँ पर मिलता है। यहाँ पे यथार्थ वादिता दिखती है, स्पष्टता दिखती है कि हाँ वाकई है क्या जमीन की कविता। शायद यही कारण है कि इसे जो है जमीन की कविता या ठोस कविता इसे कहा जाता है। इसमें धर्म का विरोध मिलता है, जैसा कि मार्क्स ने कहा भी है धर्म जनता के लिए अफीम है। तो इस युग में, छायावादोत्तर प्रगतिवादी युग में, धर्म का विरोध आपको मिलता है। उसके बाद आता है प्रयोगवाद, जिसका समय प्रारंभ हुआ था 1943 से। अब तक जो नाम दिया गया है उसका कालखंड का, तो वह एक अंतिम समय मिलता है, कब से कब तक। लेकिन ये प्रयोगवाद के बाद से कब तक का निर्धारण करना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि वही कवि जो है अगली बार भी मिलते हैं, उसके अगली बार भी मिलते हैं। इसलिए हम नहीं बता सकते हैं कि हाँ एक विचार की कविताएं जो है वो कब समाप्त हो गई, कब चली। इसलिए यहाँ पे अंत समय निकालना बहुत ही कठिन है। हाँ, इसका प्रारंभ समय इसमें बता दिया गया है। प्रयोगवाद का जो समय है वह 1943 है। अज्ञे जी ने इसको प्रारंभ किया था। इसी के बराबर में एक और पद्धति चली थी जिसको नकेनवाद की संज्ञा दी गई थी। नकेनवाद अर्थात जो तीन प्रमुख कवि थे उनके नाम के पहले अक्षर को लेकर के एक वाद प्रारंभ किया गया था, जो कि प्रयोगवाद से मिलता जुलता था, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिल पाई उसे जितना प्रयोगवाद को मिली थी। नकेनवाद अर्थात नलिन विलोचन शर्मा, केसरी नंदन और नरेश मेहता,
ये जो 3 नाम है वह नकेनवादी कहलाए। इसकी यदि प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसमें जो वैयक्तिकता आपको छायावाद में मिलती थी, यहाँ पे उसकी अतिशयता आ गई, यानी कि मेरी नहीं, मैं की बात नहीं हो रही है, अब मैं के स्थान पर मेरा एक पक्ष की बात होने लगी, मेरी एक क्षण की बात होने लगी, मेरी एक विशेष दुख की बात होने लगी। तो यहाँ पर उसकी वैयक्तिकता, इस पर घोर वैयक्तिकता आ गई, बौद्धिकता के इसमें समावेश हो गया। अब यहाँ पर कल्पना के घोड़े नहीं उड़ते थे, यहाँ पर वास्तविकता, यथार्थ की धूल उड़ती थी। बौद्धिकता यहाँ पर आ गई, इनको वास्तविकता समझ में आ गया। ये जो कवि थे वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए कविता और समस्याओं को दिखाते थे। इसमें क्षणवादिता मिलती है, अर्थात यह क्षण विशेष की बात करते हैं, ये बहुत लंबी बातें नहीं करते हैं, भविष्य की बातें नहीं करते हैं, ये जो वर्तमान समय चल रहा उसकी बात करते हैं, वर्तमान की बात करते हैं। इसमें आधुनिक युग बोध मिलता है, हमें क्या करना है, किस परिवेश की हम बात कर रहे हैं। इसमें जो स्त्री की भावना आई है, यहाँ पर इसे भोग्या माना गया है, स्त्री को एक विलास की वस्तु स्त्री को देखा गया है। इसकी प्रयोग की विशेषता बात करें तो प्रमुख बिंदु की बात करें तो जो यहाँ पे शिल्प की विविधता आई है वही चीज है। शिल्प वैविध्य अर्थात नए प्रतीक आ जाए, नए उपमान आ जाए, नए बिंब आ जाए, तो यही शिल्प की वैविध्यता है और यह प्रयोगवाद की विशेषता है। यही कारण है कि अज्ञेय जी ने कहा भी है, चांदनी चंदन सरिस हम क्यों लिखें, मुख हमें कमलों सरीखे क्यों दिखे। हम लिखेंगे चांदनी उस रुपए से है जिसमें चमक तो है पर खनक गायब है, मुंह घर अजायब है। तो यहाँ पर जो पुराने प्रतीक थे उसका यहाँ पे लगभग विरोध टाइप का कर दिया गया, अब उसमें वह चमक नहीं रही है, इसलिए नए उपमान, नए प्रतीक यहाँ पर इस प्रयोगवाद में लाए गए, नए प्रयोग किए गए। यही कारण है कि इस युग की कविताओं को या इस युग को प्रयोगवादी कहा गया है और इस युग के कवियों को प्रयोगवादी कहा गया है। उसके बाद बात करें तो आता है नई कविता। इसके भी प्रारंभ की सीमा कह सकते हैं तो 54 ईस्वी मिल जाती है, लेकिन यह लगभग प्रयोगवाद के साथ ही उदित हो चुका था और लगभग अभी तक यह चलता ही रहा है। ये आधुनिक काल की यही विशेषता है कि अभी जो कविताएं आ रही हैं उसकी प्रवृत्तियां कई युगों से मिलते हैं, जैसे कि प्रयोगवाद की भी कविताएं इस वक्त मिल जाती है, नई कविता भी मिल जाती है, थाटोत्तरी के विशेषताओं वाली वो भी कविता मिल जाती है, अभी हाइको मिल जाती है, सहज मिल जाती है। तो ये अभी तक ये सारी चीजें मिल जाती हैं। अगर इसके बाद की अगर बात करें तो आपको साठोत्तरी कविता का मिलता है, फिर समकालीन कविता आता है, नवगीत आता है, हाइको आता है, सहज कविता, ये सारे नए कविता के जो रूप हैं वह आपको इसमें मिलते हैं। हाइको जो कि एक जापानी पद्धति की एक कविता है जिसमें 3 पंक्तियां होती हैं, उसमें प्रथम पंक्ति में 5 वर्ण होते हैं, द्वितीय पंक्ति में 7 वर्ण होते हैं और पुनः तृतीय पंक्ति में 5 वर्ण हो जाते हैं। उस प्रकार की यह रचना है। यह जापान जाई है लेकिन भारत में भी अच्छी खासी अपनी पहचान बना चुकी है। तो यहां पर बात करें तो ये पूरे हमने आपको हिंदी साहित्य के डिवीजन के बारे में बताया है, किस युग में क्या क्या रहा है, उस युग की सामान्य सी एक रूपरेखा खींची है। इस युग के प्रमुख कवियों के डिटेल हम आपको अगले वीडियो में देंगे। नमस्कार।